गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारा टॉपिक कर रहा था अव्यय, और इससे पहले हमने देखा कि अव्यय की परिभाषा, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अव्यय थे आदि हमने चर्चा की थी। और आज हम देखेंगे कि अव्यय का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम लेते हैं, पहला है हमारा अपी अव्यय। अपी का अर्थ होता है भी, अपी का अर्थ होता है भी। अब इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो हमारे एग्जाम में क्या होगा कि आपको एक सारणी दी हुई होगी, उस सारणी में कुछ अव्यय दिए हुए होंगे और नीचे कुछ वाक्य दिए होंगे। अब क्या है कि आप उन वाक्यों का अध्ययन करके और वो सारणी में से जो अव्यय दिए हैं उनमें से उचित अव्यय को, सही अव्यय को, उन जो वाक्य दिए हैं उनके अंदर जो रिक्त स्थान है उनके पूर्ति करनी होती है। यानी सारणी में से अव्यय को छांट करके और जो वाक्यों में उचित अव्यय का प्रयोग करना है उनको भरना है। तो देखते हैं हम पहला अव्यय अब यानी भी, अपी का अर्थ होता है भी। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला वाक्य हमारा एम अपी, एम एन में अपियन भी, तो भी तुम्हारे से यानी साथ में गच्छामि, जा चलता हूँ, जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ में जाता हूँ। अब देखो एम अपी, मैं भी, तो भी तुम्हारे से यानी साथ में गच्छामि, जाता हूँ। तो यहाँ पर अपी अव्यय का प्रयोग हमने कर लिया कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। तो यहाँ पर अपी अव्यय का प्रयोग हो गया, है ना। अब मान लो यदि ऐसा आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो रिक्त स्थान आता है और ये अपी अव्यय, अपी वगैरह जो अव्यय आ जाते हैं साथ में दो तीन वाक्य और होते हैं, है ना। तो उनको क्या है कि छांटते हैं, इसमें से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखो एम मैं, तू बिया से तुम्हारे साथ गच्छामि, जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। अब अपी का अर्थ, यदि आपको अर्थ पता है अव्यय का तो आप उसका क्या है उचित रूप से यहाँ पर उसको भर सकोगे, सही अव्यय का यहाँ पर चयन कर सकोगे। तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, यहाँ पर बैक बैठ सही लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। अपी अव्यय उचित रूप से बैठ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपी अव्यय का प्रयोग कर देते हैं। अगली बात करते हैं अगला अव्यय इति। इति अव्यय के अर्थ होते हैं, जैसे इति यही होता है ऐसा या क्योंकि, लेकिन है ना इति का अर्थ होता है ऐसा क्योंकि। यह अव्यय समाप्ति के अर्थ में भी होता है, किसी संज्ञा किसी नाम के अर्थ में भी होता है, या फिर किसी आवाज होती है किसी, है ना, तो वहां पर भी अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इति अव्यय का प्रयोग, इति का अर्थ होता है ऐसा या क्योंकि, और यह अव्यय समाप्ति के अर्थ में, संज्ञा के, है ना, संज्ञा हो उसके अर्थ में वहां पर भी, संज्ञा शब्द हो वहां पर भी, है ना। और यदि किसी आवाज है, पशु पक्षी वन प्राणी, तो उसकी भी वहां पर भी इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्योंकि विदेशी, क्या है विदेशी अस्ति यानी है कि ये विदेशी है, विदेशी, ये विदेशी है क्योंकि, इति यानी इति का अर्थ पर क्योंकि, परीक्षा में पूछता हूं। अब इसका अर्थ बैठेगा यहां से इति से, क्योंकि विदेशी, क्या है विदेशी अस्ति यानी है, क्योंकि ये क्या है विदेशी है, क्योंकि विदेशी है इसलिए मैं क्या करता हूँ परीक्षा में यानी पूछता हूँ, क्योंकि विदेशी है अतः मैं क्या करता हूँ पूछता हूँ। तो यह यहाँ पर हमने इति अव्यय का प्रयोग कर लिया। तो यह क्या है विदेशी है, कोई विदेशी व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है ना, टूरिस्ट है, विदेशी है, दूसरे देश का है, क्योंकि ये क्या है विदेशी है इसलिए मैं क्या करता हूँ पूछता हूँ। तो यहाँ पर क्या है इति अव्यय का प्रयोग कर लिया। अब ये क्योंकि अर्थ में, क्योंकि अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग कर लिया। अगली बात करते हो संज्ञा की, बात करते हो तो देखो संज्ञा, आप देखो यहाँ पर हिमालय नाम के इति पर्वत, हिमालय नाम का पर्वत, हिमालय नाम का पर्वत, हिमालय नामक है पर्वत, हिमालय नाम का पर्वत। तो देखो पर्वत का नाम है हिमालय, संज्ञा है, इसके कारण यहाँ पर इति अव्यय का प्रयोग। अब इसका अर्थ कोई नहीं है, अर्थ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इस वाक्य में इति अव्यय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये हिमालय पर्वत है, पर्वत का नाम है हिमालय, है ना, इसके कारण यहाँ पर इति अव्यय का प्रयोग आया है। अगली बात करते हैं तो देखो यहाँ पर समाप्ति के अर्थ में भी इसका अव्यय का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय अध्याय इति यानी समाप्त, फिर दूसरा अध्याय, दूसरा जो पाठ है द्वितीय अध्याय वो क्या हो गया समाप्त हो गया। तो द्वितीय अध्याय
अध्याय, इति द्वितीय अध्याय, इति यानी समाप्त, द्वितीय अध्याय दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय पाठ हो गया समाप्त हो गया। आवाज के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं हम इव अव्यय। इव का मतलब होता है जैसा, इव यानी जैसा, और या फिर किसी को उपमा दी जाए जैसे चंद्रिमुखम, कर्मधारय समास में हमने देखा चंद्रिमुखम, तो चंद्र इव यानी जैसा, है ना, देखा था कर्मधारय समास में कि चंद्रिमुखम, चंद्रेन चंद्रमा इव यानी जैसा, मुखम है मुख कैसा है, चांद जैसा, तो वो चंद्रिमुखम में तो वहां पर मुंह को किसकी उपमा दी गई है, चांद की उपमा दी गई है, मुंह की तुलना किससे की है, चांद से, है ना, वही चांद कैसा है, मुंह जैसा है। तो यहाँ पर यह तो उपमा दी जाए, और उपमा का मतलब किसी से तुलना की जाए, उसको ऐसा बताया जाए वो उसकी तरह ही वो जैसा है, तो है ना, वहां पर इव अव्यय का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है इव यानी जैसा। तो देखो मोहन सिंह इव वर्तते, मोहन एंड मोहन सिंह इव वर्तते, सिंह एंड शेर इव यानी जैसा वर्तते, नहीं कि भाई मोहन कैसा, शेर जैसा है, तो इव अव्यय का प्रयोग। अगली बात करते हैं उच्चई। उच्चई का मतलब होता है अगला अव्यय उच्चई। उच्चई का मतलब होता है ऊंचा या ऊंची आवाज। इस अव्यय का अर्थ होता है उच्चई का मतलब ऊंचा हो या फिर कोई ऊंची आवाज हो, तो दोनों ही अर्थों में शब्द का प्रयोग होता है। ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई के लिए जैसे ऊंचा पर्वत है ना, तो ऊंचा के लिए ऊंचाई का अर्थ होता है ऊंचा या ऊंची आवाज। तो देखो इसका व्याकरण प्रयोग करते हैं, पर्वता उच्चै सन्ति, पर्वत ऊंचे हैं, पर्वत ऊंचे हैं, तो ये तो ऊंचे अर्थ में हो गया, ऊंचाई, ऊंचाई के अर्थ में। ऊंची आवाज में देखो से गायक उच्चे गायती, उच्चे गायती, इससे गायक है, गायक उच्चे ऊंची आवाज में, उच्चे ऊंची आवाज में जोर से, है गायक गाता है, वह गायक ऊंची आवाज में गाता है। तो यहाँ पर ऊंची आवाज का अर्थ होता है गायक ऊंची आवाज में गा रहा है, यहाँ पर पर्वत ऊंचे, ऊंचाई के अर्थ में हो गए ऊंचा, तो ये हमारे उच्चे अव्यय का प्रयोग है। अगली बात करते हैं न्यूनम। न्यूनम का मतलब होता है निश्चय या जरूर, निश्चय या जरूर। न्यूनम अव्यय का अर्थ है निश्चय, अब निश्चय हो या जरूर हो, है ना, बात एक है। तो देखो इसका व्याकरण प्रयोग करते हैं कि न्यूनम में निश्चय ही से यानी वह सत्य बल्कि सत्य बोलता है, निश्चय ही वह सत्य बोलता है, कि वो निश्चय क्या बोलता है, सत्य बोलता है। तो हमने न्यूनम अव्यय का प्रयोग कर लिया। अगला देखो, अगला अव्यय पुरा। पुरा मतलब होता है पहले, है ना, भूतकाल की बात होती है, पहले के समय के, पुरा पहले, है ना। तो देखो पुरा होता है पहले, पुराने समय की, प्राचीन काल की बात है ना। पुरा करते पुराने समय के लिए, गए हुए समय के लिए, पहले इस प्राचीन समय के लिए आया है पुरा समय। पुरा करते हैं पहले। देखो इसका व्याकरण प्रयोग, पुरा यानी पहले, पाटलिपुत्र नगरी, पाटलिपुत्र नगर में, नगरी नगरी नंदे नामे राजा आसी, कि पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था, आसी यानी था, कि पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा पहले। यह पर पूरा आ गया, पूरा अव्यय का प्रयोग हो गया। अगली बात करते हैं माँ। माँ का मतलब होता है नहीं या निषेध, कोई चीज की मना हो, कोई चीज की मना हो, भाई कोई चीज वर्जित हो, तो वहां पर माँ अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीव हिंसा माँ करो, जीव हिंसा मत करो, जीव हिंसा माँ करो, जीव हिंसा मत करो, यानी जीवों की हिंसा, जीवों की हत्या मत करो। तो यहाँ पर जीवों की हिंसा का क्या निषेध है, मनाए, तो यहाँ पर माँ अव्यय का प्रयोग हो गया। अगली हम बात करते हैं शेषा। शेषा अव्यय का मतलब होता है अचानक, कि भाई कोई अचानक कोई घटना घटे, अचानक, है ना, शेषा ही अचानक। तो देखो इसका अव्यय का प्रयोग किया है कि शेषा अचानक विद दीते विचारे ने नहीं क्रिया में कार्य करना चाहिए, कि अचानक बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शेषा विद दीते ने क्रिया, शेषा अचानक विद दीते विचार किए हुए, है ना, ने नहीं किया, अचानक विचार नहीं की, कि मतलब बिना विचार किए हुए ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। शेषा विदित ने किया, कि बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक बिना विचार
किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि अचानक कोई भी कार्य कर रहे हो बिना विचार किए हुए, उसका आपको दुष्परिणाम ही प्राप्त होगा। तो अचानक बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये अचानक, इसको दूसरा भी बैच बना लो। सहसा बालके अस्मात् पतिते, कि बालक अचानक घोड़े से गिर गया। तो ये बात हो गई। अगली बात करते हैं, अगला वरीय भाग होता है। देखो भाग, ऋषि ग्राम से वही निवसति, ऋषि गांव के बाहर निवास करता है। तो ये हमारे अपि इति एवं उच्चे नुन्नम पुरा मां सहसा वही, ये 9 व्यायों का हमने अध्ययन कर लिया। फिर सब चर्चा करेंगे। थैंक यू।